हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेजल्स होते हैं उनमें हुप स्ट्रेन और हुप स्ट्रेस और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फॉर्मूले देख लिए थे, राइट। आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे जो स्फेरिकल वेजल्स होता है उसमें हुप स्ट्रेस कैसे निकाली जाती है, क्या उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नहीं करती है तो फिर हुप स्ट्रेस के बेसिस पे ही कैलकुलेशन करते हैं, राइट। और ये भी देखेंगे कि ये जो थिन प्रेशर वेजल्स हैं उनमें जो लोडिंग कंडीशंस होती हैं, ये लोडिंग कंडीशंस कौन सी होती है, यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल है, ट्राई एक्सियल है। अगर ट्राई एक्सियल है तो उसको बाई एक्सियल में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दी हुप स्ट्रेस फॉर स्फेरिकल वेजल्स। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे स्फेरिकल थिन स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स, राइट। स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, हम हमेशा बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे थिन प्रेशर वेजल्स की, राइट। थिक प्रेशर वेजल्स जो होते हैं उसका कंपटीशन में इतना लेना देना नहीं है, एक लामीज इक्वेशन होती है जिसके थ्रू हम उनको डिज़ाइन करते हैं। तो मेनली वी हैव टू फोकस ऑन दी थिन प्रेशर वेजल्स, राइट। अब स्फेरिकल वेजल है तो स्फेरिकल वेजल की कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। स्फेरिकल वेजल्स जो होते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल होते हैं, क्लियर है। एक बॉल की तरह होगा स्फेरिकल वेजल्स, और समझने की बात यह है कि क्योंकि ये एक बॉल की तरह होगा तो इसकी कोई भी लेंथ की डायरेक्शन नहीं होगी, ये कह सकते हैं कि लेंथ वाइज कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो ये थिन स्फेरिकल वेजल्स है इसका जो डायामीटर है वो है कैपिटल डी, डायामीटर कैपिटल डी, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों एक यहाँ पर स्फेरिकल वेजल में एक बात नोट करने की क्या है कि पहले ही नोट आ गया, एक क्या है, इसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल एग्जिस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने ओनली हुप स्ट्रेस विल एग्जिस्ट इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स, राइट। नाउ अगर हमें पता लग गया है कि यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी नहीं तो जो भी होगी हुप स्ट्रेस होगी, उसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन बहुत इजी है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक कट सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम इसे कट किया, सपोज एक्स सेक्शन लेके हमने इसे कट कर दिया। तो जब कट करेंगे तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके का मिलेगा, क्लियर है, बाउल टाइप का। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों की, यहाँ पे एक थिकनेस भी होगी टी, ये फ्लूइड का प्रेशर हो जाएगा मेरे पास जिसकी वजह से फ्लूइड का फोर्स क्रिएट होगा, ये मेरी थिकनेस हो जाएगी टी, राइट। दिस इज माय सॉलिड पार्ट, क्लियर है। तो ये जैसे हमने कैलकुलेशन करी थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, किसमें थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेजल्स में, वही कैलकुलेशन इसमें हो जाती है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने बाहर दिखाया, एक्चुअली ये बाहर नहीं होगा, ये इनर डायामीटर होता है। डायामीटर हमेशा इनर डायामीटर कंसीडर किया था। स्फीयर जो है उसमें 2 डाया होंगे, एक आउटर डाया एक इनर डाया। तो यहां पर एक नोट पॉइंट और आएगा, सेकंड, कि डायामीटर ऑफ spherical pressure vessel, diameter of spherical pressure vessels will always
will always considered will always consider inner diameter, राइट। एक तो ये बात हो गई। थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो सॉलिड पार्ट है इस पे जो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, यानी कि स्ट्रेस जो होनी चाहिए, स्ट्रेस हैज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लिखेंगे स्ट्रेस हैज टू बी stress has to be uniformly distributed over the solid part। क्लियर हो गई बात। तो assumptions कह लो, नोट पॉइंट कह लो, these are my नोट पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वाज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल एग्जिस्ट। क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल विल ऑलवेज कंसिडर इनर डाया। एंड थर्ड वन विच इज द लास्ट, स्ट्रेस हैज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड पार्ट। क्लियर हो गई बात। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, राइट। कैसे किए, जैसे हमने लास्ट क्लास में इसको देखा था। क्या करेंगे, लिखेंगे इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है उससे एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, उससे एक फोर्स क्रिएट होगा। और ये जो फोर्स है, जब ये फोर्स एक्शन में आएगा तो एक रिएक्शन क्रिएट होगी सॉलिड पार्ट पे, जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। क्लियर है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो एफ आर है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दी एफ, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा कि जो फ्लूइड का फोर्स है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अब ये जो फ्लूइड का फोर्स है, ठीक है, इसको हम प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फ्लूइड पार्ट। एंड फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेस कौन सी होगी इसमें, हुप ही होगी, इनटू क्या होगा, इनटू एरिया किसका, इस स्ट्रिप का, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कह लो आप, ठीक है। यहां पर एरिया जो होगा ए आर आर मीन्स व्हाट, आर इज रेजिस्टेंस, राइट। तो ए आर जो होगा वो कितना होगा, पाई डी टी, राइट। और ए एफ कितना होगा, ए एफ होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो P इंटू ये कितनी आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा एच इंटू पाई डी टी। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास होगा सिग्मा एच इक्वल्स पी डी अपॉन 4टी, पी डी अपॉन 4टी। क्लियर है, पी डी अपॉन 4टी, ठीक। अच्छा, अब बच्चों ये जो स्फेयर बनाया गया होगा वो कैसे बनाया गया होगा, एक प्लेट को फोल्ड करके बनाया गया होगा, तो वहाँ एक जॉइंट भी लगा होगा। और जनरली ये जॉइंट जो होता है हम बट जॉइंट लगाते हैं इसको, राइट, क्योंकि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो कोई है नहीं। तो इफ एफिशिएंसी ऑफ बट जॉइंट इज कंसीडर्ड, तो क्या कहेंगे कि सिग्मा एच विल बी
इक्वल टू दी पी डी अपॉन 4T इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा कब, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं थिन स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स में हुप स्ट्रेस। अब ये जो हुप स्ट्रेस है, देखो ये जो हुप स्ट्रेस है ये चारों तरफ रहेगी क्योंकि वो स्फेयर है, ठीक है, क्योंकि वो स्फेयर है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो स्फेयर की प्रॉब्लम है और जो सिलेंडर की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम बाइएक्सियल लोडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जनरली जो स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेजल्स हैं और स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स हैं, ये 3 डायमेंशंस प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बीटेक के बेसिस पे 3 डायमेंशन प्रॉब्लम हम डील नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो 3 डायमेंशंस प्रॉब्लम होती है उनको 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं कुछ एजम्पशंस के साथ। अब वो एजम्पशंस क्या है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी सोचना है कि जो एजम्पशंस हम ले रहे हैं उनकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि हमने एजम्पशंस ले लिए और वो एग्जिस्ट ही ना करते हों उस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, फिर हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें समझना है प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, राइट। उसका प्रोसीजर भी देखना है कि उस प्रोसीजर को हमने कैसे फॉलो करना है, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, क्लियर है। देखो बच्चों क्या होता है, आप अच्छे से समझना, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अब जब 3 डायमेंशनल बॉडी है तो मुझे मालूम है 3 नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती हैं, सिग्मा XX, सिग्मा YY और सिग्मा ZZ। मेरे पास 3 प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी मेरे पास 3 स्ट्रेस हो सकती हैं, किसमें, 3 डायमेंशंस, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं, क्योंकि मुझे मालूम है एज वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस मेनली 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक एरिया पे, क्लियर है। तो पहला मैं केस लेके चल रहा हूं, केस 1। हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट 3 डायमेंशन प्रॉब्लम इनटू दी 2 डायमेंशन प्रॉब्लम, एंड फॉर डूइंग दैट देयर आर सम assumptions, राइट। तो 1 बाय 1 हमें उन assumptions को फॉलो करना है, तब हम किसी भी 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को 2 डायमेंशंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो assumptions वैलिड होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो केस 1 ये के चल रहे हैं कि जो एरिया है मेरा, किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी ऑफ द प्लेन, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन का एरिया बहुत ज्यादा ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो AZ है ये मेरा बहुत ज्यादा है, या AZ जो है मेरा इन कंपैरिजन ऑफ AX, और AZ जो है इन कंपैरिजन ऑफ AY मेरा बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे किसकी, जो ज्योमेट्रिकल, हम बात किसकी कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, राइट। हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं क्या, कि अगर कोई भी एक फेज का एरिया
दोनों फेज के एरिया से बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? हमें मालूम है क्या स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेस कम कैसे हो सकता है, उसके दो रीज़न हैं। अगर एरिया मेरा कांस्टेंट है तो मेरा फोर्स कम हो, पहली बात, या स्ट्रेस मेरा तब कम होगा कि जब मेरा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो और एरिया मेरा बहुत ज़्यादा हो, तब स्ट्रेस मेरा कम हो सकता है। तो बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी 3 डायमेंशन फेस में से एक फेस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि वो ज़्यादा नहीं है, एक तो कांस्टेंट है और ऊपर से उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम है। एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम है। तो एक रीज़न तो ये होता है आपका कि आप 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब आपका फोर्स उस फेस पे, किस फेस पे, जो 3 में से एक डायरेक्शन है उस फेस पे इतना ज़्यादा ना हो मैग्नीट्यूड उसका, और उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो, तो उस पर स्ट्रेस कम जनरेट होगी। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी तो उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि ए जेड बहुत ज़्यादा है और एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी इसका ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम सिग्मा जेड जेड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिग्मा जेड जेड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसी कंडीशन देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं किस पे, ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि ये जो प्रॉब्लम है अब हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक फेज पे लगने वाली जो स्ट्रेस है वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बेसिकली हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी जो 2 प्रॉब्लम बची, जैसे अभी सिग्मा जेड जेड तो होगा नहीं, तो सिग्मा जेड जेड नहीं होगा तो ये जो लाइन है इसको कैसे दिखाएंगे, बस इसको ऐसे दिखाएंगे कि हमारे पास 2 ही स्ट्रेस है, एक सिग्मा एक्स एक्स और एक सिग्मा वाई वाई। और सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई का मतलब है ये जो लोडिंग कंडीशन है वो कैसी है, बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। तो जब कभी भी 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट किया जाता है इस वे से, तो हम कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंडीशन एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द प्लेन इज वेरी लार्ज, दैट इज वाई, और वी कैन से दैट देयरफॉर the stress on that plane will be neglected, right? अच्छा, ये तो हो गई एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन। और इस तरह की प्रॉब्लम को जो हम कन्वर्ट करते हैं 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में, वो कहलाती है प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। क्या कहलाती है? प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, केस 2। केस 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरा है हमारा केस 2, ठीक है। दूसरा है केस 2। केस 2 को देखते हैं कि केस 2 कैसे बनेगा। केस 2 क्या है बच्चों, यहां ज्योमेट्रिकल कंडीशन की बात नहीं करेंगे, यहां होगा अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन। अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन हमने कहा क्या कि एरिया जो है मेरा, जैसे मान लो एक ये सिग्मा जेड जेड है, सपोज हम टारगेट करेंगे सिग्मा जेड जेड को, ठीक है। मान लो एरिया जो जेड जेड है वो मेरा अच्छा खासा, यानी कि ज़्यादा है, मोर है, ठीक। लेकिन यहाँ एरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लोडिंग कंडीशन पे। तो लोडिंग कंडीशन पे सॉरी ये एरिया वाली बात नहीं होगी, यहाँ होगा हमने माना कि एरिया जो है जेड डायरेक्शन का वो क्या है, कांस्टेंट है। अब ये ज़्यादा है कम है डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जेड डायरेक्शन में आने वाला जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, जिस वजह से जो स्ट्रेस है जेड डायरेक्शन की वो क्या होगी, एफ जेड जेड अपॉन ए जेड जेड। ये वैल्यू हो गई हमारी कांस्टेंट,
राइट। एफ जेड जेड क्या है, ये ज़्यादा नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कम है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से स्ट्रेस जो होगी आपकी जेड डायरेक्शन की वो क्या होगी, वेरी लेस, राइट। स्ट्रेस विल बी वेरी लेस इन दैट कंडीशन। तो हम फिर कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो जेड डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेस है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। रीज़न इसकी वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि जो जेड डायरेक्शन में फोर्स है उसकी वैल्यू कम है। तो फिर क्या होगा, फिर जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी जीरो। ठीक है, तो हम क्या कहें, फिर हम किस में एंटर कर रहे हैं, फिर हम एंटर कर रहे हैं 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में। और ये किस पे बात की है, ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग कंडीशन। तो हमने देखा कि 2 मेथड हो सकते हैं किसी 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन में चेंज करने के, और जिसको हम कहेंगे प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, राइट। प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। ठीक है, पहला क्या, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसमें क्या होगा, उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट है और जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो आ रही है उस प्लेन में वो बहुत कम है, राइट। दूसरी कंडीशन होगी हमारा केस 2 अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन, कि ऐसा हो कि वहाँ एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन आने वाला जो फोर्स है, जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। क्लियर हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जेड डायरेक्शन में आने वाली जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, बहुत कम। तो जब वो बहुत कम है तो उसका कोई सेंस नहीं रहता कि उसे कंसिडर करने का, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है और 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को हम 2 डायमेंशन में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। वी कॉल इट एज प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। यही काम हम अभी सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम में करने जा रहे हैं। सेम जो काम है अभी हम सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम में करने जा रहे हैं। देखो, जो बच्चों थिन प्रेशर वेजल्स होते हैं वो भी एक प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम का ही एग्जाम्पल है। कैसे, वो देखेंगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है किसी भी सिलेंडर में, जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो हमारी 3 डायरेक्शन में जनरेट हो सकती है। ठीक है, सपोज ये एक थिन सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है, L, राइट। अब ये डायरेक्शन क्या है मेरी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन क्या है, अब ये लेटरल तो होगी लॉन्गिट्यूडनल की, लेकिन हम ये वाले डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं हूप डायरेक्शन या सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और एक होती है हमारी रेडियल डायरेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन पे सेंटर से पेरिफेरी तक वेरी करती है। क्लियर। तो 3 डायरेक्शन है हमारी। हम इसको 2 डायमेंशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, देखो, हमने अभी देखा है कि जो हूप स्ट्रेस है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, PD/2T। एफिशिएंसी में 100% लेके चल रहा हूँ जॉइंट की। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने देखी कितनी होती है, PD/4T। तो यहाँ से हमें क्लियर पता लग गया कि जो हूप स्ट्रेस है वो क्या है, वो है 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पहली बात। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस को नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल से। अब कंपेयर कराएंगे लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल में। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी रेडियल डायरेक्शन है। तो रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, देखो बच्चों, इसमें जो स्ट्रेस आती है सिग्मा आर, इसमें जो स्ट्रेस आती है सिग्मा आर, ये देखा गया है वो रहती है कंप्रेसिव इन नेचर की। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ये बच्चों प्रेशर के बराबर ही रहती है। प्रेशर की यूनिट भी क्या है, मेगा पास्कल। ठीक है, वो प्रेशर के बराबर ही होती है। तो अगर हम तीनों में कंपेयर कराएं, यहाँ देखो D/4T का रेशियो है, यहाँ D/2T का रेशियो। अगर प्रेशर के साथ हम देखें तो क्लियरली वी कैन से दैट
clearly we can say that in thin cylinder pressure vessels hoop stress सबसे ज़्यादा होगी, फिर longitudinal और फिर रेडियल। अब ये जो रेडियल होती है इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। अब ये जो रेडियल है इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रेशर जो है इसमें खाली प्रेशर आ रहा है और यहाँ PD/40 है, यहाँ PD/40 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी neglected, it can be neglected। तो finally we have to focus on the hoop stress and longitudinal stress, right? सिर्फ हमें दो ही स्ट्रेस पे फोकस करना है, एक हुप पे और एक लॉन्गिट्यूडनल पे। सिग्मा आर हम छोड़ देंगे, रेडियल डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड नहीं है। तो ये जो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यह भी क्या है? 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको हमने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर हम फोकस करेंगे सिर्फ हुप स्ट्रेस पे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे। और ये कंडीशन हो गई हमारी प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है। तो यानी कि अगर हमें थिन सिलेंडर जो है, ठीक है, उसमें किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस को दिखाना है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस टेंसर की, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस दिखानी है तो कैसे करें? सेम फिनोमेना है जैसे हमने पहले देखा है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या होगा? एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट होगा, फिर उसमें स्ट्रेस निकाली जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? देखो हुप स्ट्रेस है, हुप स्ट्रेस जो होगी वो सर्कमफ्रेंशियल होगी, यानी कि सर्कमफ्रेंशियल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल जो जॉइंट होगा उस पर स्ट्रेस कम रहेगी क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को तोड़ने की कोशिश करेगी, जैसे हम बट जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हमें स्ट्रेस दिखानी है, अब तो ये तो नेग्लेक्ट हो गई, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में हमने पहले दिखाई थी स्ट्रेस, हम कहते हैं कि दोनों का नेचर, अच्छा नेचर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी क्या है? टेंसाइल नेचर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल नेचर। हुप स्ट्रेस का नेचर क्या है? ये भी टेंसाइल नेचर है, ये भी हमारी टेंसाइल नेचर की है। तो यानी कि हमने क्या किया कि एक ऐसे दिखाई, ये हुप स्ट्रेस है, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा कहेंगे, और ये हमने लॉन्गिट्यूडनल दिखा दिया। अब ये डायरेक्शन मत समझना कि सर यहाँ तो हुप दिखा रहे थे और इधर लॉन्गिट्यूडनल दिखा रहे थे, ऐसा मत समझना, ठीक है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो हुप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बैलेंस कौन करेगा? हुप नीचे, ठीक है, और इसको कौन बैलेंस करेगा? लॉन्गिट्यूडनल। अब मेरी बात समझना ध्यान से, क्या यहाँ टॉ एक्स वाई है? नहीं, टॉ एक्स वाई नहीं है। तो जब टॉ एक्स वाई नहीं होता, हमने क्या देखा है? हमने देखा है जो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो क्या होगी? जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा, इन दोनों में क्या ज़्यादा है? हुप स्ट्रेस। और जो मिनिमम होगी वो कितनी होगी? वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है यहाँ पे? सबसे पहला है, देखो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो गई हमारी? हुप। मिनिमम कितनी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले हम दिखाएंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, किस पे? इन अ प्लेन। हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे क्या होती है आपको पता है? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन डिवाइड बाय 2। ये मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। तो जो मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है
अब देखो ये सिग्मा मैक्स क्या है मेरी, हुप कितनी है, हुप ये कितना है लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे और जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम नोट करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब कभी भी टॉ एक्स वाई नहीं होता तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ये होती है प्लेन पे। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, ये होती है। तो जो टॉ मैक्स होगा वो कैसे निकालें हम, अब ये हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, पी डी बाय 2t, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, पी डी बाय 4t डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। अब मैंने कहा कि टॉ मैक्स क्या है, देखो ऊपर से हम क्या करें, ऊपर से हम पी डी बाय 2t को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा पी डी बाय 4t, नीचे वाला 2 भी है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब ये हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 1, और यहाँ से जब हमने कॉमन लिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो टॉ मैक्स कितना आ जाएगा, टॉ मैक्स आया पी डी अपॉन 8t, ये ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है, ये मेरी वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो प्लेन पे आएगी, यानी अगर किसी भी प्लेन पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगी बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, पी डी अपॉन 8t, क्या रहेगा, पी डी अपॉन 8t। पहला पार्ट तो ये सॉल्व हुआ। ठीक है, पहला पार्ट हमने ये सॉल्व किया। अब हम निकालेंगे वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एब्सोल्यूट हो, कि टोटल मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, प्लेन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी जो डिज़ाइन में यूज होती है। सेकंड, हम वो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो क्या हो, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्ट्रेस क्या होगी, एब्सोल्यूट स्ट्रेस होती है मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय 2, कब, व्हेन both stresses are like in nature। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन वाले चैप्टर में। तो अब ये मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, हुप स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, पी डी बाय 2t, नीचे 1/2 भी है, तो कितना हो जाएगा, पी डी बाय 4t, कितना हो जाएगा, पी डी बाय 4t। तो क्लियरली वी कैन से दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कौन सी एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू दी पी डी अपॉन 4t। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, तो अब ये देखो ये पी डी अपॉन 8t है, ये पी डी अपॉन 4t, यानी कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी वो 2 टाइम्स होती है उस एब्सोल्यूट मैक्सिमम उस शेयर स्ट्रेस के जो प्लेन पे आती है। तो यहाँ इनके बीच में रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको भी हम इधर नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, कि जो मैक्सिमम हमारी एब्सोल्यूट स्ट्रेस है वो होगी 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस पे, प्लेन पर। ब्रैकेट में लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसमें हम क्या निकालें, अब देखो इसमें हम स्ट्रेन निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे हुप स्ट्रेन, फिर हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ पॉइंट में हम सबसे पहले हुप स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। हुप स्ट्रेन को दिखाएंगे एफ एप्सिलॉन एच।
अब देखो आपको पता है कि अगर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन है तो हम इसमें देख चुके हैं क्या कि मान लो ये लॉन्गिट्यूडनल था, ये क्या था, ये हुप था। अच्छा बच्चों एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, कभी भी ये मत समझ लेना कि इसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेस वही होगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर कभी भी दो स्ट्रेस लगी हुई हो, बाई एक्सियल स्ट्रेस लगी हुई हो, तो कैसे निकालते हैं स्ट्रेन, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन की स्ट्रेस को पहले रखेंगे, हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो ये आ जाएगा माइनस म्यू, और जो बची कितनी बची, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेन होगी हमारी हुप डायरेक्शन। देखो इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ होगी वो ये होगी, और ये जो लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से एक वाई डायरेक्शन में भी तो स्ट्रेन होगी, वो क्या होगी, वो ये होगी। तो टोटल स्ट्रेन इन हुप्स डायरेक्शन क्या आएगी, दिस स्ट्रेन माइनस दिस स्ट्रेन। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी जो होगी वो पॉजिटिव होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी जो लेटरल होगी वो माइनस होगी, इसलिए माइनस आ जाता है। तो एप्सिलॉन एच देख रहे हैं हम, हुप स्ट्रेस कितनी है, हुप स्ट्रेस है 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो यही इसको ऐसे लिखेंगे, हुप स्ट्रेस क्या है 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई माइनस म्यू, ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ई को हम कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन एच कितना हो जाएगा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है हमारी, पी डी अपॉन 4t, तो ये आ जाएगा पी डी अपॉन 4t ई 2 माइनस म्यू। इसका ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी वो स्ट्रेन है जो हमारी हुप डायरेक्शन में आएगी, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रही है वो हमारी है पी डी अपॉन 4t और ब्रैकेट 2 माइनस म्यू, ठीक है। नेक्स्ट 5th पार्ट क्या होगा, 5th होगा हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है। 5th पार्ट में हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है, ठीक है। 5th पार्ट पे हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है। 5th लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल लिख लो, क्या होगी, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालते हैं पहले उस डायरेक्शन की स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, ठीक है। और जो बचा माइनस म्यू, कितना बचा, हुप बचा हुआ, ये कितना हुआ ई, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल ये जो हुप है ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई माइनस म्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई को हम कॉमन ले लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय ई को हमने कॉमन ले लिया, यह आ गया 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई पी डी अपॉन 4t ई 1 माइनस 2 म्यू, वहाँ कितना आ रहा था 2 माइनस म्यू, ये कितना आ रहा है 1 माइनस 2 म्यू। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दी जेई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ लेता है कि हुप स्ट्रेन बताइए कितनी होगी या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताइए कितनी होगी, तो ये स्ट्रेन होगी हमारी। एक इसमें क्या बचता है, एक इसमें बचता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको भी देखते हैं। हम जो है उसको भी देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आई थिंक ये 6th पार्ट होगा हमारा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाले टॉपिक में पढ़ाई थी फर्स्ट, कि जो सिलेंडर होता है उसमें स्ट्रेन कितनी निकालते हैं। उसमें जो स्ट्रेन होती है वो कितनी आती है, 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आई थिंक यही आता है। क्लियर है? 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। अभी हम निकाल चुके हैं हुप स्ट्रेन कितनी आई थी हमारी, PD अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू, प्लस लॉन्गिट्यूडनल कितनी आई है, लॉन्गिट्यूडनल आई हमारी PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमने PD अपॉन 4TE को कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 म्यू, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी PD अपॉन 4TE, और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 म्यू। ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई, ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई। क्लियर है? तो जो थिन सिलेंडर्स में जो प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो हम देख चुके हैं। एक बार इनकी समरी दोबारा देखेंगे एक टेबल में, उसके बाद हम मूव करेंगे जो थिन स्फेरिकल वेसल होता है उसमें भी हम ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखेंगे, ये थी थिन सिलेंडर वाली बाईएक्सियल स्ट्रेस यानी कि प्लेन स्ट्रेन या प्लेन स्ट्रेस। अब नेक्स्ट साइड डालेंगे हम क्या, कि प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम किसमें, इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल वेसल, इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल वेसल, राइट। अब स्फेयर है, मैंने आपको बताया था स्फेयर में कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो नहीं होगी, हर डायरेक्शन क्या होगी, एवरी डायरेक्शन विल बी हुप डायरेक्शन, राइट। तो जब हुप डायरेक्शन होगी हर डायरेक्शन में, हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस पे, प्लेन स्ट्रेस और या प्लेन स्ट्रेन पे, यानी कि 2 डायमेंशन पे। तो जो स्ट्रेस एट अ पॉइंट होगा, जो टेंसर होगा हमारा, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, ये भी हुप आएगी, और इस डायरेक्शन में क्या आएगी, ये भी हुप ही आएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन क्या है, हुप डायरेक्शन। और ये जो स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है, इसमें अभी हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में, PD/40। तो ये कितनी होती है, ये भी होता है PD/40। क्लियर है? तो दोनों जो डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रही है, दोनों ही स्ट्रेस बराबर होगी। क्लियर है? इसमें दोनों ही मैक्सिमम होगी, दोनों टेंसाइल होगी। ठीक है, अच्छा, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या देखना है, कि हम मैक्सिमम स्ट्रेस देख रहे हैं किस पे, प्लेन पे। मैक्सिमम स्ट्रेस देख रहे हैं प्लेन पे, वो क्या होगी, वो होगी सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। ये केस कौन सा है, ये केस है कि हमने कहा कि टॉ XY तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, टॉ XY यहाँ पे है नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना है बच्चों, क्या समझना है कि यहाँ पर ये जो मिनिमम है ना, इसकी वैल्यू भी वही है जो मैक्सिमम की है। यानी कहने का मतलब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो है बराबर है, यानी इस केस में मैक्सिमम बराबर किसके है, मिनिमम के। इस केस में मैक्सिमम बराबर क्या है, मिनिमम के। तो इसीलिए जो मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा किस पे, ये हम बात कर रहे हैं प्लेन पे, ये बात हम कर रहे हैं
प्लेन पे, और बराबर तो है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है PD/40। तो प्लेन पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, प्लेन पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो हो जाएगी 0, पहला। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या हम कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट शेयर। हम एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम शेयर एट एब्सोल्यूट प्लेन। एब्सोल्यूट प्लेन तो नहीं कहेंगे, एब्सोल्यूट पॉइंट होती है वो, तो कि ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, वो क्या होगी। देखो दोनों लाइक इन नेचर की है, तो सिंपल सी बात है, हम एक को ले लेंगे, तो सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय 2, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय 2। सिग्मा मैक्स कितना है बच्चों, PD/40, तो ये कितना हो जाएगा, PD/40 इंटू 2, दैट इज PD/8D। ये मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी एब्सोल्यूट। क्या होगी मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी एब्सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है, ये मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी एब्सोल्यूट। प्लेन पे 0 होगी, प्लेन पे 0 होगी, नो डाउट। ठीक है। थर्ड हमें देखनी है, देखो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा और जो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, तो हम सीधे हूप स्ट्रेन निकालेंगे। इसमें हम क्या निकालेंगे, सीधे हूप स्ट्रेन निकालेंगे। एक वैल्यू को लेंगे, कहेंगे कि जिसके डायरेक्शन में देख रहे हैं, मान लो किसकी, हूप की डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, E-μ, और ये कितना हो जाएगा, ये y डायरेक्शन की हूप के बराबर हो जाएगा -k। अच्छा, ये एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में भी वही रहेगा जो इस डायरेक्शन में रहेगा, दोनों डायरेक्शन के एक्सप्रेशन जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो जो हूप स्ट्रेन होगी कितनी आ जाएगी, हूप स्ट्रेन, अब ये हूप स्ट्रेस है, कितनी है हूप स्ट्रेस, PD/40, तो ये आ जाएगी, या फिर इसको कॉमन ले सकते हैं हम, हूप को हम कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय E, इसको हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 - μ। अब ये जो सिग्मा हूप है इसको हम लिख सकते हैं PD/40, तो ये हो जाएगा PD/40E 1 - μ। ये मेरी हूप स्ट्रेन होगी, मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी हूप स्ट्रेन। क्लियर है, ये मेरी हूप स्ट्रेन होगी। अच्छा, हूप स्ट्रेन जो होगी, जब हर डायरेक्शन मेरी हूप है तो उसमें भी जो भी स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी वो हूप स्ट्रेस होगी, और उस डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन भी क्या होगी, हूप स्ट्रेन। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रेस बराबर है दोनों डायरेक्शन में। क्लियर है, ठीक हो गई बात। अब क्या बचता है, फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाली जाए, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, देखो फोर्थ पॉइंट हम डालेंगे यहाँ पे, क्या है हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने आपको प्रूफ कराया था, स्फीयर के केस में क्या होता है, स्फीयर के केस में होता है 3 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन। ये मैं आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ, किसमें, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने सारे डेरिवेशन देखे थे जब स्ट्रेन कैलकुलेट करी थी स्फीयर के केस में। ठीक है, तो अब देखो ये आ गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन 3 टाइम्स। हूप स्ट्रेन कितनी आई है हमारी, हूप स्ट्रेन आई है PD/40 E 1 - μ, यही आई है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारी, 3 टाइम्स PD/40 E 1 - μ। क्लियर है, ये हमारी स्ट्रेन आ गई है, ये हमारी स्ट्रेन आ गई किस डायरेक्शन में, वॉल्यूमेट्रिक डायरेक्शन में, या हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई हमारी। तो इस तरह से जो थिन सिलेंड्रिकल वेजल्स होते हैं और जो थिन स्फेरिकल वेजल्स होते हैं उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर है, उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन की जाती है। एक बार ज़रा थोड़ा समरी देख लेते हैं इनकी जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक
ठीक है। इस चैप्टर में खाली अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो मैं अब टेबल बना रहा हूं तो आपका काम चल जाएगा। यहां लिखेंगे थिन सिलेंडर और यहां लिखेंगे थिन स्फीयर, ठीक है। यहां पर क्या देखो, हूप स्ट्रेस कितनी होती है, यहाँ PD अपॉन 2T। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी रहती है, PD अपॉन 4T। तो हूप स्ट्रेस क्या रहती है, जस्ट डबल, राइट। प्लेन पे आने वाली स्ट्रेस कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, PD अपॉन 8T। यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस एब्सोल्यूट पे कितनी होती है, PD अपॉन 4T। PD अपॉन 4T कहने का मतलब है कि जो प्लेन पे मेरी जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हुआ, जो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस है किस पे, प्लेन पर, वो होगी 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे, एब्सोल्यूट पे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। फिर हूप स्ट्रेस कितनी होगी, हूप स्ट्रेन, हूप स्ट्रेस नहीं, हूप स्ट्रेन आई थी हमारी PD अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई थी वो कितनी आई थी, PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस केस में कितनी आई थी, PD अपॉन 4TE 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। ये आ गई हमारी थिन सिलेंडर की बात। ये हमने किसकी बात की है, थिन सिलेंडर की। लेट्स टॉक अबाउट द थिन स्फीयर। थिन स्फीयर में जो हूप स्ट्रेस होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो बराबर रहती है, और हूप ही होती है, वो कितनी होती है, PD अपॉन 4T, डिराइव कर चुके हैं। प्लेन पे जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होगी, वो हमने देखा था कितनी होती है, 0। और जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट होगी वो कितनी होगी, PD अपॉन 8T, ठीक है, PD अपॉन 8T। इस केस में हमारी सिर्फ एक ही स्ट्रेन रहती है, हूप स्ट्रेन। और हूप स्ट्रेन कितनी आई थी अभी, हूप स्ट्रेन आई थी हमारी PD अपॉन 4TE ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। ये मेरी हूप स्ट्रेन आई थी। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो थी वो 3 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन है, कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी 3 इंटू PD अपॉन 4TE 1 माइनस। तो स्टूडेंट अगर आपको ये टेबल भी ध्यान है तो जो थिन प्रेशर वेजल्स के प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपकी कंपटीशन की 50% सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, वो भी आपके कंपटीशन की 50% सॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये मोर देन इनफ है, इट इज़ मोर देन इनफ। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और इसको मेमोराइज करना है। अगर आप मेमोराइज कर गए तो आपके लिए अच्छा है ना। कंपटीशन में यही सब पूछा भी जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये है थिन सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेजल्स। एक होता है थिक प्रेशर वेजल्स। थिक प्रेशर वेजल्स को हम पढ़ते नहीं है, कंपटीशन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कि जो थिक प्रेशर वेजल्स होते हैं उनको हम कौन सी इक्वेशन से डिज़ाइन करते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है लामीज इक्वेशन। एक लामीज इक्वेशन होती है थिक प्रेशर वेजल्स में, ठीक है। जनरली जो कंपटीशन में टॉपिक भी जो दिया जाता है, जो आपके सिलेबस देखोगे ना आप किसी भी एग्जाम का, तो उसमें स्पेशली लिखा होगा थिन सिलेंडर या थिन स्फेरिकल वेजल्स, राइट। ज़्यादातर उसमें लिखा रहता है थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेजल्स।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों? ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर ने थिक सिलेंडर नहीं पढ़ा है, क्योंकि थिक सिलेंडर आपके सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट करके हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या नोट करके हम ये लिखेंगे, जो थिक सिलेंडर होते हैं या थिक प्रेशर वेसल जो होते हैं वो किस पे डिजाइन किए जाते हैं? लामीज इक्वेशन, वो डिज़ाइन किए जाते हैं लामीज इक्वेशन पे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लामीज इक्वेशन जो होती हैं उस पर हम डिज़ाइन करते हैं थिक सिलेंडर्स को। क्लियर है? उसमें हम क्या डिज़ाइन करेंगे? थिक सिलेंडर्स को। तो आई होप जो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई हो, राइट? ये वैसे भी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका रिवीजन कितनी बार करते हैं। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। क्लियर है? जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी चीज़ें रहेंगी उतना ईजिली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, है ना? तो बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।